ह्यूमन का स्पर्म किसी फीमेल डॉग के एग के साथ वो फ्यूज नहीं कर सकता ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पर्म के ऊपर एक स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, वो स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है वो कैपेसिटेशन के बाद जो है वो एक्सपोज होते हैं स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर। नॉट इनफ फ्रक्टोज इज अवेलेबल टू स्पर्म, सो ओनली 500 स्पर्म रीचेज टू एम्प्यूला। आप देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म बने थे ना, मैंने बताया था यहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म बने थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 500 तक पहुंच पाते हैं एग के आसपास। ठीक है, वो किस लिए? क्योंकि उसको इनफ फ्रक्टोज। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे पास स्पर्म को चाहिए होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो वो कौन सा है? फ्रक्टोज। समझ आई? तो ये CSIR में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना बी पार्ट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो वो फ्रक्टोज है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एग के पास कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है और वो कैसे फर्टिलाइज करता है किसी स्पर्म कोई किसी एग के साथ। तो बाहर की लेयर हमें पता है, एग की बाहर की लेयर होती है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो है ना वो नॉन सेलुलर है, जिलेटिनस टाइप है, प्रोटीनेशियस है, डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ। ये क्या डेवलप करती है? कंसेप्ट डेवलप करती है स्पीशीज स्पेसिफिकेशन का। ड्यू टू द बैरियर, इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसीलिए ये बैरियर की तरह काम करेगी कि उसी स्पीशीज का स्पर्म आके फ्यूज करे, दूसरी स्पीशीज का ना करे। ठीक है, तो ये जोना पेलिसिडा का काम है। ह्यूमन के अंदर हमारे पास ZP 1 2 3 और 4, ये जोना पेलुसिडा के ZP मतलब जोना पेलुसिडा के प्रोटीन है जो उसकी मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं ZP 1 से लेके 4 तक। याद रखना ZP 1 to 4। ठीक है, जोना ZP मतलब जोना पेलुसिडा। माउस के अंदर होते हैं ZP 1 to 3, ZP 1 to 3, ZP 1 to 4। उसके बाद ZP क्या है? ZP ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स है। और ZP, अब देखो यहाँ पे ZP 1 जो है ना वो एन लिंक्ड है। ठीक है, एन लिंक्ड। ZP 2 जो है वो भी एन लिंक्ड है, और ZP 3 जो है वो एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड दोनों है। ग्लाइकोसाइलेशन होती है सीरीन और थ्योरीन अमाइनो एसिड में। ये प्रोटीन है ना, तो यहाँ पे जो प्रोटीन में हमारे पास सीरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड होंगे ना, उसके ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन होगी। ठीक है, इसलिए अब देखो उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ऑल द 3 कॉन्टेक्ट्स अकर विद इन द हेड रीजन ऑफ स्पर्म। ये वाला और ये वाला, ये जो दो बने हुए हैं ना, ये पता है कहाँ पे होते हैं? जितने भी 3 कॉन्टेक्ट बनाए ना मैंने, एक तो SCD1 वाला, एक GALT वाला और एक GPCR वाला, ये तीनों जो कॉन्टेक्ट हैं ये हेड रीजन में होते हैं, अक्कर विद इन द हेड रीजन। सबसे पहला ये फर्स्ट लिखा हुआ है, सबसे पहला कॉन्टेक्ट है हमारे पास, क्या प्रेजेंट है? ये जो रेड कलर में बनाया हुआ है ये स्पर्म के हेड के ऊपर प्रेजेंट है, रिसेप्टर जो कैपेसिटेशन के बाद आया। और ये हमारे पास एग है, ये एग की लेयर है जिसकी मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन ये है। मेम्ब्रेन की लेयर पे बने हुए हैं प्रोटीन ZP 2 ZP 3, ये ZP 2 ये ZP 3। ठीक है, और ये ZP 1। पहला कॉन्टेक्ट क्या है? GALT, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। पहला कनेक्शन क्या है? पहला कनेक्शन याद रखना किसके बीच का कनेक्शन है? ये जो स्पर्म के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं उसके बीच का, और जो एग के ऊपर रिसेप्टर लगे हैं उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो स्पर्म के ऊपर है वो कौन सा है? GALT। ठीक है, और ठीक इसको बोलते हैं β 1 4 गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक है। पहला हो गया। दूसरा, उसके बाद बात करते हैं SED की, स्पर्म एडिहेशन प्रोटीन। एक प्रेजेंट होता है स्पर्म के ऊपर स्पर्म एडिहेशन प्रोटीन। ठीक है, अभी हमने ये दो पढ़े जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद अब पढ़ते हैं कि उस जो एग के ऊपर प्रेजेंट है, तो एग के ऊपर एक प्रेजेंट होता है ZP 2 और एक प्रेजेंट होता है ZP 3। ठीक है, अब ZP 2 जो है ना, ZP 2 किसके स्पेसिफिक होता है? SED1 के, SED1 के स्पेसिफिक होता है। ZP 3 जो होता है, ये जो दिख रहा है ये ZP 3 के ऊपर हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये जो दिख रहे हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये वाले, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये नैग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ZP 2 के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है पोलिस्पर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी देखते हैं आगे। देखो ये अब हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा एग के ऊपर दो हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? SED1। ठीक है, SED1 और दूसरा GALT, गाल्ट। ये समझ आ गया? उसके बाद हमने दो रिसेप्टर उसके ऊपर भी पढ़े जो एग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ZP 2 और ZP 3। ठीक है, ZP 2 जो है वो किसके स्पेसिफिक होगा? वो स्पेसिफिक होगा SED1 के, SED1 के स्पेसिफिक होगा। लेकिन लेकिन
यहाँ पे क्या है कि ये नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक, ये स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता, ये वाला स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जो GALT है ये वाला स्पीशीज स्पेसिफिक होगा। समझ आई? जो स्पीशीज स्पेसिफिकनेस पे काम कर रहा है ना, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला कनेक्शन, सेकंड वाला ZP3 और GALT वाला। अब पेपर में आ जाता है कि GALT किसके साथ करता है, SED1 के साथ करता है या फिर किसके साथ कर रहा है, ये तुमने याद रखना है। समझ आई? इसके बारे में कोई डाउट है? अब हमने ये ZP3 का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, डिफरेंस बताया माउस और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि ZP3 अगर हम दोनों को कंपेयर करें, माउस के केस में जो सीरीन अमाइनो एसिड होता है ना, वो 314 पोजीशन पे प्रेजेंट, 314 अमाइनो एसिड जो होता है ना, 314th पोजीशन पे सीरीन प्रेजेंट है ना, ग्लाइकोसाइलेशन होगी लेकिन ZP3 की बात करें तो वहां पे सीरीन 294th पोजीशन पे जो प्रेजेंट है, ये डिफरेंस है। तो ग्लाइकोसाइलेशन अगर 314 पोजीशन के सीरीन पे है तो वो माउस का होगा, तो वहां पे दे देंगे कि बताओ माउस का है कि किसका है। अगर 314 पे हो रही है तो माउस, अगर 294 पे हो रही है तो ह्यूमन का। हमारे पास थर्ड कनेक्शन क्या था? GPCR ये रहा। ठीक है, GPCR बाइंड करेगा ZP21N प्रेजेंट ऑन द ZP2। अब यहाँ पे ये एग की मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ZP2 प्रेजेंट है, ZP2 के ऊपर एक और प्रोटीन लगा ZP21N, उसको डिटेक्ट करेगा GPCR ये वाला। ठीक है, GPCR के साथ जैसे ही बाइंड करेगा ना, तो GPCR का मेन फंक्शन क्या होता है? वो जी प्रोटीन जो होता है ना, ट्राई सब यूनिट होती है, यहाँ पे 3 सब यूनिट होती है, अल्फा बीटा गामा। तो GPCR जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन एडिनाइल साइक्लेज को जी प्रोटीन क्या ये जी प्रोटीन क्या करेगा? एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, एडिनाइल साइक्लेज से एटीपी से साइक्लिक एमपी में चेंज हो जाएगा। साइक्लिक एमपी का क्या काम होता है? फोस्फोर PKA को एक्टिवेट करना, फोस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करना। ठीक है, PKA फोस्फोराइलेज काइनेज ए को ये रहा PKA, उसको एक्टिवेट करेगा। PKA का क्या काम होता है? वो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाएगा। समझे? कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को कैसे? देखो, लीड्स टू द रिलीज ऑफ द एंजाइम। देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना। GPCR ने क्या किया? उसने सिर्फ एक काम किया कि फोस्फोराइलेज काइनेज ए को एक्टिवेट करवाया, जिसका क्या काम था? इस स्पर्म के हेड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ानी थी। ठीक है, दो दो तरीके हैं बढ़ाने के। या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट कर दो जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर आनी शुरू हो जाए, या फिर यहाँ कैल्शियम चैनल लगे हुए हैं जिसकी वजह से तो जो बाहर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा थी वहां से कैल्शियम आयन अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ेगी, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हेड के अंदर बढ़ने की वजह से लीड्स टू रिलीज ऑफ द एंजाइम। एक तो एक्रोसिन निकालेगा फ्रॉम एक्रोसोम दैट डिसोल्व द जोना, जो एग की जोना पेलिसिडा की लेयर है ना, उसको डिसोल्व करने के लिए एक्रोसिन इज रिस्पॉन्सिबल। एंड स्पर्म एंटर कर जाएगा जोना पेलिसिडा के अंदर। जोना पेलिसिडा, उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, ऊलेमा। पहला बैरियर क्रॉस कर लिया स्पर्म ने। पहला बैरियर क्रॉस करने के लिए हमें 3 रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, ZP2 और 3 और ZP21N। समझे? और स्पर्म के ऊपर कौन से प्रेजेंट थे? वो एक GPCR था, एक था SED1 और एक था GALT। अब सेकंड बैरियर आ गया हमारे पास, ऊलेमा। उसको देखते हैं, उसको भी पार कर लेंगे, उसमें क्या है। देखो, अब इंटरेक्शन ऑफ द स्पर्म टू जोना पेलिसिडा इज मस्ट, जरूरी है ये, बिकॉज इंटरेक्शन अलाउ द स्पर्म टू डिसोल्व जोना पेलिसिडा टू रीच नियर टू द उलेमा। उलेमा पे पहुंचने के लिए उसको ये बैरियर पार करना पड़ेगा। अब देखो, बिटवीन द स्पर्म एंड जोना पेलिसिडा हमने इंटरेक्शन पढ़ी, SED1 GALT एंड GPCR। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा बैरियर है जो स्पेसिफिक है? वो है GALT। ये रिकॉग्नाइज करेगा पार्टिकुलर, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेटेड नैग को। नैग था ना वहां पे प्रेजेंट, नैग, उस नैग को डिटेक्ट करने के लिए GPCR, ये इसलिए स्पीसीज स्पेसिफिक का काम करता है। उसके बाद GPCR इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि एक्रोसोमल रिएक्शन हो सके। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब जो जोना पेलिसिडा को डिसोल्व करेगी, उसको एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। Acrosomal reaction means the release of the acrosomal enzyme प्रोटीएज, मेनली प्रोटीएज, ये प्रोटीएज एंजाइम है। अब क्योंकि जोना पेलिसिडा प्रोटीनेशियस है, तो उस प्रोटीन को डिसोल्व करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम चाहिए हमारे पास, तो वो क्या करेगा? डिसोल्व कर देगा उसको। तो ये था हमारे पास अगेन। अब उलेमा को डिसोल्व करना है। अब देखो, स्पर्म आया, ये स्पर्म आ गया, अब ये उलेमा है, ये उलेमा। उलेमा के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखो। उलेमा के ऊपर सबसे पहले प्रेजेंट होता है इंटीग्रिन।
एक होता है CD9, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन ये होता है। सेल को डिफरेंशिएट का मतलब एक ये क्या होता है, ये ना एक तो मार्कर कह सकते हो, सेल का मार्कर होता है CD। ये दो पढ़ लिए, इंटीग्रीन और CD9, ठीक है। अब देखो, इसमें दो चीजें हमने पढ़ ली, ये दो रिसेप्टर होने जरूरी हैं। अब हमारे पास इसमें इन दो में से इन यहाँ पे भी एक ही स्पीशीज स्पेसिफिक है, वो कौन सा है, CD9 वाला। स्पीशीज स्पेसिफिक वही मैंने बताया, सेल मार्कर है तो किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही, किसी एक पार्टिकुलर स्पीशीज में ही प्रेजेंट होगा, इसीलिए स्पीशीज स्पेसिफिक है। उसके बाद अब हमने पहला पहला कनेक्शन पढ़ना है, इंटीग्रीन। इंटीग्रीन जो है वो तो एग के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो स्पर्म के ऊपर ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसके साथ वो बाइंड करेगा, ADAM2, अडैम, ADAM2, ठीक है, ADAM2 है, इसके साथ जाके बाइंड कर देगा क्या, इंटीग्रीन। और CD9 किसके साथ बाइंड करेगा, इजूमो, IZUMO, इसके साथ जाके बाइंड कर देगा। तो ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे, ठीक है, समझे। अब तो ये जो है इजूमो एन लिंक्ड है, और ये स्पीशीज स्पेसिफिक होगा। ये था उलेमा को डिसॉल्व करने के लिए। देखो, ADAM2 जो है वो इंटीग्रीन के साथ कांटेक्ट करेगा, और ADAM2 को एंटी फर्टिलिन भी बोलते हैं। ये किस लिए, ये फॉर क्लोज एसोसिएशन के लिए काम आता है। ADAM2 मेटेलोप्रोटीएज 2 है, प्रोटीन ये प्रोटीएज है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद क्या, इजूमो किसके साथ करता है, CD9 प्रेजेंट है उलेमा के ऊपर। और ये देखो, ये याद रखना, जो CD9 है ना वो मल्टीपास 4 टाइम है, 1 2 3 4। उसके बाद स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है इजूमो, एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन सिंगल पास। ये इजूमो सिंगल पास है, ये सिंगल पास बनाया हुआ है, ये 4 टाइम बनाया हुआ है, ये सिंगल पास बनाया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया, कनेक्शन पढ़ लिए, बस कनेक्शन ही पढ़ने हैं इसमें। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे सारे कनेक्शन ओपन, सारे बैरियर क्लोज ओपन हो गए। अब देखो क्या क्या निकला इसमें से। स्पर्म के अंदर क्या हुआ, एक तो न्यूक्लियस होगा, मेल न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम अभी फर्टिलाइजेशन से हम बोल रहे हैं प्रो न्यूक्लियस, मेल प्रो न्यूक्लियस। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है एक, देखो दूसरा होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। और एक होता है साइटोसोल उसका, जिसके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन है, कैल्शियम प्रेजेंट है। और बाकी होता है स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया, जो डिस्कार्ड हो जाता है, वो सिर्फ स्पर्म की मूवमेंट में मदद करता है। ये हमारे पास चार चीजें होगी, न्यूक्लियस, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, साइटोसोल के अंदर कैल्शियम, और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। हमें तीन चीजें चाहिए। अब देखो, जो हमारे पास प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा वो माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करेगा जब जाइगोट बनेगा। जाइगोट सिंगल सेल होता है, और एम्ब्रियो हमारे मल्टी सेलुलर होता है। तो उस सिंगल सेल को डिवाइड करने के लिए क्लीवेज करनी है। क्लीवेज जो भी होती है, रेडियल क्लीवेज कुछ भी हो गया, ये सारा कुछ सेंट्रियोल करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा, मतलब ये हो गया। उसके बाद जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है इनहिबिट करेगी प्रोटीन को, जो रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो कैल्शियम आयन आया था ना, इस कैल्शियम आयन ने क्या किया, कैल्शियम आयन ने ये किया कि जो हमारे पास एग जो वो मेटाफेज में प्रेजेंट था ना, जो मेटाफेज से अरेस्ट हुआ था, वो कैल्शियम आयन के साथ मिलके वो क्या करेगा, उस मेटाफेज अरेस्ट को जो है ना रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, मतलब इनहिबिट कर देगा। देखो, ये जो मेटाफेज पे अरेस्ट हुआ था पहले, स्पर्म के आने से पहले अरेस्ट हुआ था, ये कोई प्रोटीन कर रहा होगा ना अरेस्ट, ऐसा कोई प्रोटीन होगा, वही तो अरेस्ट कर रहा होगा, उस प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा। ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से इसका अरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, और ये मेटाफेज से आगे बढ़ के वो पूरा का पूरा जो है एक एग बना देगा, मैच्योर एग। अब फीमेल के अंदर एग बन चुका है, बन गया एग। अब वो फीमेल के अंदर जब एग बना, अब वो रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए। हमारे पास अब यहाँ पे न्यूक्लियस भी आया था, जैसे ही ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, अब ये इसके साथ फ्यूज कर देगा। जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट बन जाएगा, इसको सिनगामी बोलते हैं।